Hi guys, let's start our new topic that is aquatic ecosystem. Aquatic ecosystem को we can classify on the basis of salt content. तो ये तीन टाइप्स के होते हैं बेसिकली. पहला आता है आपका फ्रेश वाटर इकोसिस्टम. यहाँ पर जो सॉल्ट का कंटेंट होता है वो बहुत ही लो होता है. कितना लो? 5 पार्ट्स पर मिलियन से लो. मरीन इकोसिस्टम जो होती हैं उनका जो कंसंट्रेशन होता है वो सी वाटर के इक्वल होता है. और जो ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम होते हैं उनका जो सॉल्ट कंटेंट होता है वो 5 से 35 पार्ट्स पर मिलियन का होता है. अब है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स. एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासीफाई करते हैं जोन ऑफ ऑकरेंस के बेसिस पे और उनकी एबिलिटी के बेसिस पे टू क्रॉस दैट जोन्स. एस्चरीन्स क्या होता है? ये बेसिकली अब मिक्सचर होता है लैंड और सी का. यहाँ पे आपको मैंग्रीव टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है और ये टेम्परेट से लेके हाई ऑल्टीट्यूड में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. अब है एस्चरीन इकोसिस्टम. एस्चरीन इकोसिस्टम तब बनता है जब फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर मिक्सअप हो जाते हैं. चैस्पियन बे इज़ द लार्जेस्ट एस्चरीन सिस्टम इन यूएस. सॉल्ट मार्श इकोसिस्टम. सॉल्ट मार्श इकोसिस्टम एक कोस्टल वेटलैंड होता है जो कि फ्लडेड होता है टाइड से. तो सॉइल जो होती है वो बेसिकली डीप मड की और पीट की बनी होती है. पीट में बहुत सारा डिकम्पोज्ड मटेरियल होता है जो वाटर लॉस्ट होता है और स्पंजी होता है. अब है एबायोटिक फैक्टर्स अफेक्टिंग द एक्वेटिक इकोसिस्टम. कौन कौन से एबायोटिक फैक्टर्स हैं जो एक्वेटिक इकोसिस्टम को अफेक्ट करते हैं? पहला है हमारा लाइट. जो लाइट है वो वेरी करती है डेप्थ के अकॉर्डिंग. टेम्परेचर भी वेरी करता है. सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है सैलिनिटी पे और पॉल्यूटेंट्स पे. जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही पीएच का लेवल कम होता है ऑक्सीजन का, जिससे आपका एसिडिफिकेशन देखने को मिलता है. एसिडिटी अगर पीएच कम होगा तो सिंपल सी बात है ज़्यादा मेटल सॉल्युबल हो जाएंगे पानी के अंदर और इससे एसिडिफिकेशन होगा. ओके. अब आता है लेक इकोलॉजी. लेक इकोलॉजी, लेक क्या होता है? बेसिकली स्टैंडिंग वाटर होता है. चाहे उसकी कोई भी हाइड्रोलॉजी हो, कोई भी एनर्जी हो या कोई भी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स हो, उसको हम लेक बोलते हैं. अब आता है एजिंग ऑफ लेक्स. एजिंग ऑफ लेक्स कब होती है? जब मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं. तो ये तीन टाइप्स का होता है: ऑलिगोट्रॉफिक, मीजोट्रॉफिक एंड यूट्रॉफिक. ऑलिगोट्रॉफिक बहुत कम न्यूट्रिएंट होता है, मीजोट्रॉफिक में मॉडरेट होता है और यूट्रॉफिक में बहुत हाई होता है. ठीक है. ओल्डेस्ट मैन मेड लेक कौन सा है? लेक सुदर्शन है. कहाँ पर है? ये गुजरात में है. और इसको हम नेचुरल यूट्रिफिकेशन भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर एल्गे का ग्रोथ बढ़ जाती है. एक्वेटिक एंड प्लांट्स ऑफ फौना जो होती है उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ द लेक्स. अब आता है, हमने पढ़ लिया यूट्रिफिकेशन जिसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा ऐड होते हैं. बट अगर हमें न्यूट्रिएंट्स को रिमूव कराना हो लेक से तो हम कैसे करा सकते हैं? यहाँ पे हम न्यूट्रिएंट पुअर वाटर उनमें फ्लश कराते हैं, डीप वाटर से एब्स्ट्रैक्ट कराते हैं और कुछ ऐसे प्लांट यूज़ करते हैं जो एड्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं न्यूट्रिएंट्स के, जैसे कि नेसी. यूट्रिफिकेशन, आई होप इट इज़ क्लियर. इसको हम हेल्दी न्यूट्रिशन भी बोलते हैं. ठीक है. ओके, यू कैन सी दी डायग्राम फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग. पहले न्यूट्रिएंट का लोडअप होता है, फिर प्लांट्स फ्लरिश होते हैं, फिर एल्गे ब्लूम्स होता है जिससे ऑक्सीजन डिप्लीट होती है, डिकम्पोजिशन होता है और फिर इकोसिस्टम की डेथ हो जाती है. अब इसका इफेक्ट क्या पड़ता है? इसका इफेक्ट पड़ता है इकोसिस्टम के ऊपर. यूट्रिफिकेशन जो होता है इससे एक लेयर बन जाती है पानी के बेड के ऊपर और इससे वो बहुत ज़्यादा शैलो हो जाता है. बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज हो जाती है क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं वो सारे ऑक्सीजन को यूज़ कर लेते हैं और उनके पास ऑक्सीजन कम बचता है. या फिर न्यू स्पीशीज़ का इन्वेशन हो जाता है. न्यूट्रिएंट्स की वजह से नई स्पीशीज़ वहाँ पर इन्वेट करने लग जाती हैं. अब आते हैं हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स.
जो एल्गी और फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, ये छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें कोस्टल वाटर में मिलते हैं और ये ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं और दूसरे एनिमल्स के लिए फूड बनते हैं। जब एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल होती हैं तो ये सेल्स डिवाइड हो जाते हैं और बहुत सारे सेल्स बनाते हैं। इसको हम एल्गल ब्लूम बोलते हैं। जो ब्लूम है इसकी वजह से जो पानी है उसका कलर चेंज हो जाता है। एल्गल ब्लूम कोई से भी कलर का होता है बट बेसिकली हमें रेड और ब्राउन कलर का देखने को मिलता है। कुछ एल्गल ब्लूम्स बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं तो वो टॉक्सिन्स को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं जिससे भी बर्ड्स की, फिशेस की डेथ हो सकती है। इसको हम हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स बोलते हैं। अब आता है वेटलैंड इकोसिस्टम। ना ही ये प्रॉपर टेरेस्ट्रियल होता है ना ही प्रॉपर डीप वाटर होता है। इन दोनों का थोड़ा मिक्सचर होता है जिसको हम बोलते हैं वेटलैंड इकोसिस्टम, जैसे कि आपका एस्चुरीज होती हैं। ठीक है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि यहाँ पे जो वाटर होता है वो 7 दिन तक कम से कम लॉज हो जाता है। यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करने स्टार्ट हो जाते हैं और हाइड्रिक सॉइल होती है, मतलब इतनी अच्छी सॉइल नहीं होती कि आपको प्रॉपर ऑक्सीजन प्रोवाइड करा सके। तो फंक्शन क्या है वेटलैंड्स के? वेटलैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने पढ़ा भी है, बहुत मतलब रामसर कन्वेंशन बनाया गया है वेटलैंड्स के प्रोटेक्शन के लिए। इट मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा और रियली में इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज़ फ्लरिश करती हैं, चाहे वो फ्लोरा हो, फौना हो, इसलिए। ओके, अब आता है डिस्टिंक्शन फ्रॉम लेक्स। नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम बनाया हुआ है जो लेक्स को एज अ स्टैंडिंग वाटर बोलता है, मीन्स लैंटिक वाटर, जिसकी मिनिमम डेप्थ जो होती है वो 3 मीटर की हो सकती है और जहाँ पर इतनी स्पीड नहीं होती है। लेक्स कम इम्पॉर्टेंट होते हैं व्हेन कंपेयर टू वेटलैंड। ओके, नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम कम से कम 115 वेटलैंड्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। तो इनका एम क्या है कि हमारा बेसिकली एम ये है कि इन प्रोग्राम्स के थ्रू हम वेटलैंड्स को क्या करें, कंजर्व करें और लोकल कम्युनिटीज़ उसका बेनिफिट यूज़ कर सकें। अब आते हैं इनके ऑब्जेक्टिव्स। देखो सेम ही है, पॉलिसी बनाना, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, इम्प्लीमेंटेशन करना, कोऑर्डिनेशन करना। तो द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम्स के। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा मैनग्रीव्स। देखो मैनग्रीव्स भी लिटोरल प्लांट्स होते हैं जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में ग्रो करते हैं और ये बहुत ज़्यादा सॉल्ट वाटर को टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये एनारोबिक कंडीशंस में भी रह सकते हैं। अब ये एनारोबिक कंडीशन में रह रहे हैं तो इनके पास कुछ स्पेशल फीचर होना चाहिए। वो स्पेशल फीचर होता है इनके रूट्स, जिनको बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स, जो इनको हेल्प करते हैं कि एनारोबिक कंडीशन में भी सांस ले सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे इश्यूज़ लिखे हुए हैं। वाटर फ्लो का इशू है एक तो हमारा, पॉल्यूशन है, रिक्रिएशन है, पार्ट्स इन शिपिंग है, क्लाइमेट चेंज, चेंज इन बायोडाइवर्सिटी लेवल। बेनिफिट्स क्या है? एनवायरमेंटल बेनिफिट्स देखो बता दिया मैंने सारा, ये सेम ही है, आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर से वो सब चीज़ें रिपीट हो रही हैं। मैनग्रोव्स का रोल आप देख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे कोस्टल एरिया में मिलते हैं। इनके पास न्यूमेटोफोर्स होते हैं जिनसे ये सांस ले सकते हैं, कोस्टल लोलैंड्स को इन्यूडिएट करने में रोकते हैं, कोस्टल सॉइल इरोशन को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, थ्रेट क्या है इनका कि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, फ्यूल के लिए, फॉडर के लिए इनको यूज़ किया जाता है। इम्पॉर्टेंस बार बार आ रही है, सॉरी, बट यही है। ठीक है, और आपको पढ़ना भी नहीं है, सेम ही लिखा हुआ है। अब आता है कोरल रीफ्स। कोरल लिविंग एनिमल्स होते हैं, इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं जूजैंथल्स के साथ, और ये हार्ड भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं। अगर ये हार्ड होते हैं तो ये रीफ्स बनाते हैं और अगर ये सॉफ्ट होते हैं तो ये सी फैन बनाते हैं। लोकेशन क्या है कोरल रीफ की? ये शैलो एरियाज़ में मिलते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे मिलते हैं, आइलैंड्स के पास और सीप माउंट के पहले मिलते हैं। अब आता है फंक्शंस ऑफ कोरल रीफ। देखो वही फंक्शन है बिल्कुल सेम, थ्रेड भी सेम ही है, नेचुरल थ्रेड भी दे रखे हैं, एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज भी दे रखे हैं। कोरल ब्लीचिंग देख लेते हैं। कोरल ब्लीचिंग मतलब कि उसका कलर फेड हो रहा है। क्यों? टेम्परेचर बढ़ रहा है, स्टॉर्म रन ऑफ एंड पोल्यूशन हो रहा है, हाई सोलर इरेडियंस है। हेल्दी, स्ट्रेस्ड एंड ब्लीच्ड। हेल्दी में इनके पास अच्छा रिलेशनशिप है दोनों का, स्ट्रेस्ड में थोड़ा टेम्परेचर की वजह से इनका स्ट्रेस बढ़ गया है, और ब्लीच्ड मतलब ये वाइट हो गए हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। आप, आई होप कि आपको क्लियर होगा। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद।